हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता और आज मैं डिस्कस करूंगी अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत बोलो या तो अभिवृद्धि और विकास का नियम कहो, ठीक है। तो इससे पहले जो है अभिवृद्धि और विकास के बारे में जो है मैंने पार्ट 1 एक वीडियो है सीडीपी करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर जाएंगे तो पार्ट 1 वीडियो जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मिल जाएगा, जिसमें मैंने अभिवृद्धि और विकास में अंतर समझाया हुआ है। उन दोनों को कंपेयर करके एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, जैसे चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। वो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज़ अगर पसंद आए तो हिट लाइक बटन, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मैं और आप लोगों के लिए कुछ करूं। तो चलिए, ये सब तो रही बातें। आज हम करेंगे अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत अर्थात नियम। और हाँ, अगर आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये जो मैंने क्लासेस 0 से स्टार्ट किए, मतलब बेसिक से, और एक एक टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को कराऊँ, तो आप अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। वैसे ये जो नोट्स हैं इसको जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है अपना टेलीग्राम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक लेकर वहाँ से जो क्लिक करेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आपको टाइम पर मिल पाएगी। अदरवाइज़ आप नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी पढ़िए। मैं बार बार बोलती हूँ, पढ़िए, पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़िए, बस आपका मेन मोटिव जो होना चाहिए वो एग्ज़ाम क्लियर करने से होना चाहिए। चलो, ये सब तो रही बातें, हम कर लेते हैं अब काम की बात। तो हम क्या करेंगे, अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत। तो इसमें हम लगभग जो है पूरा 8-9 सिद्धांत करेंगे। तो सबसे पहले समझिए सततता का सिद्धांत। सततता का सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, मतलब जिसमें हम ये देखेंगे कि जो विकास और अभिवृद्धि और विकास होता है वो सतत तरीके से चलता रहता है, अर्थात निरंतर चलता रहता है। ये नहीं है कि आज विकास हुआ और कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो अभिवृद्धि और विकास होता है वो जो है सतत तरीके से, सतत अर्थात निरंतर चलता रहता है। कहने का अर्थ है, अगर आप एक यहाँ पे समझें तो अगर आप देखेंगे एक बालक, जैसे कि अगर एक 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है, तो अगर 3 साल से वो 4 साल में कन्वर्ट हुआ, जिस दिन उसको 4 साल हुआ, तो ऐसा नहीं है कि 3 साल में कुछ अलग था और जैसे ही 4 साल होगा वो वैसे ही कुछ अलग बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 3 साल से 4 साल के बीच में जो है 365 डेज होते हैं, बहुत सारा टाइम होता है। तो हर एक समय में, हर एक दिन बच्चे में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अभिवृद्धि और विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात सतत रूप से जो है अभिवृद्धि और विकास होता रहता है। तो पहला पॉइंट तो मैं ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो देखो, व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहने का अर्थ है कि समाज में, नहीं, इस संसार में हर मनुष्य अलग अलग है। अर्थात अगर हम कहें तो जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरीके से इस संसार में जो है हर मनुष्य, हर प्राणी जो है अलग अलग है और सब में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत या नियम जो क्या कहता है कि इस संसार में हर एक मनुष्य एक जैसा नहीं है, सभी में जो है अभिवृद्धि और विकास जो है अलग अलग तरीके से पाया जाता है, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जरूरी नहीं कि एक इंसान, एक ही घर में एक ही मम्मी पापा का जो बच्चा है वो खूब बहुत लंबा है और दूसरा जो है वो भी लंबा हो, ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, मतलब उसका जो वृद्धि है और उसका विकास में जो है विभिन्नता पाया जाएगा। अगर एक बच्चे को आप शहर में रखेंगे और दूसरे बच्चे को है अगर आप गाँव में रखते हैं, तो आप जो है उनके विकास में भी जो है क्या देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, उसमें अंतर देखेंगे। तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत यही कहता है कि इस संसार में सभी प्राणी जो है व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, इसलिए उनका अभिवृद्धि और विकास जो है क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दोनों पॉइंट उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, परमार्जितता का सिद्धांत। तो परमार्जितता का सिद्धांत क्या होता है, देखिए, अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास को यहाँ पर क्या बोल रहा है, अर्जित किया जाता है। मतलब परिमार्जितता का नियम क्या बताता है, परिमार्जितता का सिद्धांत क्या बताता है, तो वो ये कहता है कि अभिवृद्धि और विकास जो है क्या किया जाता है, ये अर्जित किया जाता है, ठीक है। अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि पर जो है वातावरण का जहाँ प्रभाव पड़ता है, वहीं पर विकास पर जो है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो विकास में जो है दोनों देखने को मिलता है, वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। लेकिन अभिवृद्धि में वातावरण कैसे, अब इसे ये समझिएगा। वृद्धि, अगर आप देखेंगे नॉर्थ साइड के लोग जो है थोड़े लंबे होते हैं और गोरे होते हैं, वहीं जो है साउथ साइड के लोग आप देखेंगे तो थोड़े से सांवले होते हैं, ठीक है। और ये जो है क्या है, ये जो है वातावरण का प्रभाव है।
ठीक है। अब पहाड़ी लोगों को देखेंगे तो उनकी कद काठी थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन वो कितने गोरे होते हैं। वहीं पर जो है अगर साउथ में चले जाएंगे तो वो लोग थोड़े से सांवले मतलब काले होते हैं। तो ये जो है क्या है, वृद्धि जो है अर्जित की जाती है, विकास जो है क्या अर्जित किया जाता है। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो वृद्धि है, वृद्धि पर याद रखिएगा वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और विकास में वंशानुक्रम जितना प्रभाव होता है उतना ही जो है आपका वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो परमार्जिता क्या है, परमार्जिता का नियम जो है सिद्धांत ये कहता है कि अभिवृद्धि मतलब वृद्धि और विकास को जो है अर्जित किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कौन सा है। तो चौथा जो हमारा नियम है, चौथा जो सिद्धांत है वो क्या कह रहा है, समान प्रतिमान का नियम या समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। समान प्रतिमान का नियम या समान प्रतिमान का क्या बोलते हैं, सिद्धांत, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो क्या है, सिद्धांत। तो यहाँ पे समान प्रतिमान का नियम और सिद्धांत क्या कहता है, तो बोलते हैं कि किसी भी प्राणी पर, किसी भी मनुष्य पर जो है उसके प्रतिमान का असर होता है, उसका प्रतिमान उस पर जो है अपने प्रतिमान के ही अनुरूप जो है उसकी अभिवृद्धि और विकास होता है। तो उसकी अभिवृद्धि और विकास जो है किसी भी प्राणी का अभिवृद्धि और विकास पर जो है उसके प्रतिमान का प्रभाव पड़ता है। कहने का अर्थ है जैसे कि एक मनुष्य ले लो, एक इंसान ले लो, तो इंसान अगर एक इंसान का हम बच्चा लेते हैं, ठीक है, एक मनुष्य का अगर एक मनुष्य का बच्चा लेते हैं और एक जो है हम जानवर, जैसे कि अगर हम मान लें कि गाय, ठीक है, गाय का बच्चा लेते हैं, तो जहाँ मनुष्य का बच्चा जन्म के टाइम पे छोटा सा होता है वहीं पे गाय का बच्चा आप देखेंगे इतना बड़ा, ठीक है। अब जैसे ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 1 साल के बाद जो है मनुष्य का बच्चा आपको थोड़ा सा इतना बड़ा अगर दिखता है तो गाय का वहीं पर जो है कितना बड़ा, वो इतना बड़ा दिखेगा। तो गाय जो है, गाय पर उसके प्रतिमान का, उसके अभिवृद्धि और विकास में जो है उसके प्रतिमान का जो है प्रभाव पड़ता है। क्यों, गाय जो है, गाय अपने प्रतिमान के अनुरूप जो है उसके बच्चे का ग्रोथ होगा और मनुष्य के बच्चे का ग्रोथ जो है मनुष्य के प्रतिमान के अनुसार होगा, ठीक है। जैसे एक गाय और बिल्ली का ले लेते हैं, तो गाय अगर जैसे जब जन्म होता है अगर उसका बच्चा इतना है तो बिल्ली का बच्चा एक डॉट के बराबर है, तो बिल्ली का बच्चे का जो जिस तरीके से उसका प्रतिमान होगा, जैसे उसके अभिवृद्धि और विकास होगा, जैसे होता होगा उसी तरीके से होगा। तो बिल्ली का बच्चा 1 साल में इतना ही होगा, लेकिन गाय का बच्चा आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। तो ये इसका कारण क्या है कि इसके वृद्धि और विकास पर जो है गाय का प्रतिमान का प्रभाव पड़ता है। तो हर एक प्राणी जो है अपने प्रतिमान के अनुरूप ही बढ़ता है, जिस तरह से उसका अभिवृद्धि और विकास होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा किसी भी प्राणी का वृद्धि और विकास उसके प्रतिमान के अनुरूप होता है, उसके प्रतिमान के अनुरूप होता है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य का बच्चे का जो वृद्धि और विकास उसी प्रकार से होगा जिस तरह से मनुष्य का होता है, और बिल्ली के बच्चे का जो विकास होगा उसी प्रकार होगा जिस तरह से बिल्ली के बच्चे का होता है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है फिफ्थ पॉइंट हम समझते हैं, चक्राकार प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चक्राकार प्रवृत्ति का सिद्धांत में क्या कहते हैं कि मानव का जो विकास है, मानव का विकास जो है एक सिंपल, एक साधारण तरीके से ना होकर चक्रीय तरीके से होता है। कहने का अर्थ है कि मानव का विकास जो है रेखीय ना होकर, मतलब सिंपल सीधे ना जाके जो वो चक्रीय रूप से होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना चक्र कैसे, अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो आप देखेंगे उसके अंदर परिवर्तन 6 माह के जब 6 माह का होगा तो अलग परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे और बच्चा बड़ा होगा तो 1 साल का होगा तो उसमें परिवर्तन आपको अलग देखने को मिलता है। ऐसे ही जब 2 वर्ष का होगा तो उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये जो है चक्रीय रूप से जो है चलता रहता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि एक समान नहीं होता है, रेखीय वृद्धि। चक्राकार प्रवृत्ति का सिद्धांत मतलब कि अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत अगर आप बात करें तो मानव का जो विकास है वो रेखीय नहीं होता, मतलब बराबर नहीं होता। हर एक एज पर उसका वृद्धि और विकास जो है अलग अलग होता है। तो इसीलिए बोला जाता है चक्राकार प्रवृत्ति का सिद्धांत, अर्थात सबका जो विकास है वो जो है चक्राकार होता है, मतलब कि अलग अलग स्टेज पर अलग अलग होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट जो है आपका 5th पॉइंट, समन्वय का सिद्धांत। ये भी इम्पॉर्टेंट है। समन्वय का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी समन्वय का मतलब होता है समान। किसी भी मनुष्य का अगर विकास होना है या किसी भी प्राणी का अभिवृद्धि और विकास की बात किया करते हैं तो उन दोनों में ही समन्वय होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि अगर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इन दोनों में अगर समन्वय नहीं होगा तो दोनों की वृद्धि और विकास जो है प्राणी का सही नहीं होगा। तो यही कहते हैं कि समन्वय का सिद्धांत का जो है अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत में समन्वय का सिद्धांत क्या बताता है कि मानसिक शक्ति अर्थात शारीरिक शक्ति में जो है समन्वय होना चाहिए, तभी हमारा जो है वृद्धि और विकास सही होगा। अगर किसी भी मनुष्य को सुनाई नहीं दे रहा है, उसका शारीरिक विकास में उसका कान जो है सही से काम नहीं कर रहा है, तो तब उसका जो है दिमाग भी अच्छे से ज़रूरी नहीं कि डेवलप हो पाए, क्योंकि वो चीज़ें अपने आसपास जो है सुन ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं बात करूँ, अगर एक बहुत लंबा व्यक्ति है लेकिन वो मंद बुद्धि है, तो जब इन दोनों में समन्वय नहीं है सही से, मंद बुद्धि है, लंबा व्यक्ति रहकर क्या करेगा कि उसका जो है वृद्धि और विकास सही से हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है। कहने का अर्थ है कि किसी भी प्राणी का अभिवृद्धि और विकास, मनुष्य का जो है अभिवृद्धि और विकास में तभी अच्छे से संभव है जब उसका जो है मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति में, मानसिक विकास और शारीरिक विकास में समन्वय हो। अर्थात अगर शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होगा तभी उसका मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो जरूरी फिर ये जो है उसके मानसिक विकास को जो है प्रभावित करता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समन्वय का सिद्धांत बस सिर्फ यही बताता है कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास में समन्वय होगा तभी ही एक व्यक्ति की जो है अभिवृद्धि और विकास सही तरीके से होगा। ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या कहता है, तो 6 पॉइंट ये कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। अर्थात किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है पहले सामान्य चीज़ों का, जैसे शरीर, हमारे सर, हाथ, पैर, इनका विकास होता है, फिर उसके अंदर जो है मजबूती जो है धीरे धीरे आती है। मतलब एक कौशल का विकास जो है बाद में होता है। तो वही बोल रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले सामान्य चीज़ों का विकास होता है, फिर धीरे धीरे जाकर जो है एक उसमें विशिष्ट चीज़ का विकास होता है, अर्थात एक कौशल का निर्माण होता है। ठीक है। निश्चित पूर्व कथनीय नियम क्या कहता है। निश्चित पूर्व कथनीय नियम कहने का अर्थ है कि हर एक मनुष्य का जो वृद्धि और विकास जो है वो निश्चित है। अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो मस्त बोधमुखी का नियम क्या है। मस्त बोधमुखी का नियम ये क्या कहलाता है कि किसी भी मनुष्य का जो विकास है सबसे पहले जो है उसका सिर का विकास होता है, फिर जो है पैर की ओर वो वृद्धि करता है। कहने का अर्थ है सबसे पहले किसी भी मनुष्य का जो विकास होगा सर के आसपास वाली चीज़ों का विकास होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके पैरों का विकास होगा। 1 मिनट, हाँ मैं 1 मिनट पेन थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर होगा। वेट। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, निश्चित पूर्व कथनी का नियम कि हर एक मनुष्य का जो विकास होता है एक निश्चित तरीके से ये निर्धारित होता है कि किस तरीके से होगा। कहने का अर्थ होता है मस्त बोधमुखी का नियम क्या कहता है, प्रत्येक मनुष्य का विकास सिर से पैर की ओर जो है वृद्धि करता है। अर्थात पहले सिर के आसपास वाली चीज़ों का वृद्धि होती है, आँख, कान, नाक, इनका, फिर वो पैर की ओर मतलब उठाना सीखता है। मतलब कहने का अर्थ है कि एक छोटा सा बच्चा को अगर आप ले तो सबसे पहले जो है वो आँख को जो है अब बंद करना खोलना सीखता है, सुनना शुरू करता है, अपने हाथ हिलाता है, फिर वो कहीं खड़ा होता है, पैर को अपना चलाता है। समझ में आया। तो इस तरीके से जो है ये एक निश्चित पूर्व ये निर्धारित होता है। प्रत्येक लोगों का जो विकास जो है वृद्धि और विकास इसी प्रकार से होता है। पहले सिर का होगा, फिर पैर की ओर बढ़ता है। तो सिर से पैर की ओर वृद्धि और विकास होता है। तो ये जो है निश्चित क्रम में वृद्धि व विकास होता है। ये हर एक मनुष्य का इसी तरीके से। केंद्र से सिरों की ओर कहने का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य का जो, अगर ये पैर की हम बात करें और ये हाथ की बात करें तो पहले केंद्र के नसों का विकास होगा, फिर उसके जो है बाहरी भागों की जो मसल्स होंगी उनका विकास होता है। ठीक है। जैसे एक ये हाथ है तो पहले केंद्र वाली जो है ये वेंस बनेगी, पहले ये नस बनेगी, फिर इसके बाहरी वाला जो है बनेगा। तो पहले हाथ की अगर बात करें केंद्र से सिरों की ओर, तो सबसे पहले केंद्र की चीज़ें विकसित होती है, फिर उसकी मसल्स अर्थात बाहरी सिरों का विकास होता है। तो पहले जो है निकट वाली चीज़ों का विकास होता है, फिर जो है दूर की चीज़ों का विकास होता है। तो याद रखिएगा ये जो मनुष्य का विकास है ये निश्चित पूर्व
कथनी का नियम अर्थात निश्चित होता है पहले शीर्ष से पैर की ओर और केंद्र से सिरों की ओर। ठीक है, वृद्धि और विकास देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर सेम वही, पहले सामान्य अंगों का विकास होगा, पहले हर एक मनुष्य का पहले सामान्य अंगों का विकास होगा, हमारा सर है, कान है, आँख है, नाक है, फिर उसके बाद जो है उसमें विशिष्टता आएगी कि आँखों को हमें क्या देखना है, कितनी दूर तक हमारी आँखें देख पाती हैं, आँखों का काम मतलब कोई अगर बोल रहा है हाँ करना है तो झपकाना भी है, तो इन कौशलों का विकास जो है धीरे धीरे बाद में होता है। इसीलिए बोल रहा है सामान्य अंगों का विकास, फिर जो है उसमें जो है क्या आती है, विशिष्टता आती है। मैं कहने का अर्थ है पहले हमारे आँख कान विकसित होते हैं, फिर हम जो है लोगों की बातें सुनकर उसको रिएक्ट करना सीखते हैं, उस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है जाहिर करना सीखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक जो है यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूँगी, क्योंकि कोई मेरे पढ़ाने का मतलब नहीं रहेगा अगर आपका इससे क्वेश्चन आया और आप उसको नहीं कर पाए तो, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और अपना सपोर्ट करते रहिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मैं जिनको पढ़ा रही हूँ मतलब उनको कुछ समझ में आ रहा है, मुझे भी पता चले। तो प्लीज़ अपना एक हिट लाइक बटन, क्योंकि उससे ही एक पता चलता है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई है, वो चीज़ जो है आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, और अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। चलिए ठीक है, और 8th की बात करते हैं। 8th में क्या है, वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम। ठीक है, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों में अंतःक्रिया का नियम क्या कहता है। देखिए, वातावरण अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, वंशानुक्रम क्या कहलाता है, वंशानुक्रम हमारे जो है वंशों से हमें गुण मिलते हैं। ठीक है, अगर गुण हमें मिले, अच्छे गुण मिले और एक अच्छा वातावरण मिला, नहीं तो अगर हमें अच्छे गुण मिले और एक गंदा वातावरण मिलता है तो हमारे ये गुण बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम उस वातावरण बहुत ही इफेक्टिव होता है किसी भी बच्चे के वृद्धि और विकास में। ठीक है, तो वंशानुक्रम जो हमारे वंशों से हमें गुण मिले हैं उसके साथ ही हमें एक अच्छा वातावरण मिल जाए, तो इन दोनों की अंतःक्रिया बन के मतलब एक बच्चे का एक अच्छे से वृद्धि और विकास होता है। तो वही बोल रहा है, वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम क्या बोलता है कि हमें अगर अपने वंशों से अच्छे गुण मिले हैं तो उसके लिए एक अच्छा वातावरण मिल जाता है, तो वो जो है उससे जो है क्या है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे जो 80 पॉइंट थे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा एक और चीज़ है जिससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक और टॉपिक मुझे करवाना है, वो मैं उसका टॉपिक का नाम भी कल ही बताऊँगी और वो भी कल ही टॉपिक करवाऊँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे क्लासेस में लेती रहूँगी और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो भी मैं देती हूँ। CTET UP के रिगार्डिंग कैसे क्लियर करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो और अगर आपको पसंद आता है तो आप जुड़ जाइए, अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, पढ़ते रहिए। मैं बार बार बोलती हूँ, ऑल द बेस्ट।